ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर 11। तो लिख लीजिए चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए, इस चैप्टर के लिए ना आप लोगों को वेक्टर्स आना चाहिए, बिना वेक्टर के आप इसे नहीं पढ़ सकते, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें थोड़ी बहुत इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, तब आप इसे कर पाएंगे। हालांकि आज की एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, बस गौर से चीज़ों को देखना और आपको ये लगेगा कि सच में वेक्टर का यूज़, अगर आपको वेक्टर पता है तो आप इसे बड़े आराम से कर पाओगे। अब आप सुनते जाना ध्यान से, क्या क्या चीज़ें हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले ना हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। आप हेडिंग लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। चलिए अब बोर्ड पर देखिए जरा ध्यान से। मान लीजिए आप लोगों के पास ये रही 3 एक्सिस, आपकी ये एक एक्सिस ये रही, इस तरीके से मैंने बना दी, दिस इज योर एक्स एक्सिस। और इसी तरह से आपकी ये रही एक दूसरी एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये मैंने 2 एक्सिस बना दी, एक एक्स और एक वाई। और इसी तरह से एक एक्सिस और बना देते हैं, दिस इज योर थर्ड एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो मान लीजिए ये रही एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। और मैंने ना यहाँ पर ना एक लाइन बना दी जो मान लेते हैं ओरिजिन से पास करके जा रही है। इस लाइन का नाम मैंने क्या रख दिया, कैपिटल एल, दिस इज द लाइन। अब ना आप लोगों को ये पता है कि कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर x के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा, y के साथ जो एंगल बनाता है उसे बीटा से डिनोट करते हैं, और z के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज गामा। और ये जो तीनों एंगल्स हैं ये जो एंगल है अल्फा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा, इन्हीं एंगल्स को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। तो ये तीनों ही डायरेक्शन एंगल्स हैं और इन्हीं का जो कॉस होता है, यानी कि क्या हो गया कॉस अल्फा, दूसरा वाला क्या हो गया दैट इज कॉस बीटा, और यहां पर आपके पास तीसरा वाला दिस इज कॉस गामा। इन्हीं कॉस अल्फा को आप एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को m से दिखाते हैं और कॉस गामा को n से दिखाते हैं, और इन्हीं तीनों नंबर्स l, m, n को, इन्हीं को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो इट मींस यही तीनों आपके लिए काम कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन का। तो आप इसे लिख सकते हैं DCS ऑफ लाइन। तो ये आपकी लाइन l के क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। मेरी बात सबको समझ में आई? अब ना आप एक बात समझिएगा गौर से और ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से, फिर आराम से इसको नोट कर लेना तसल्ली से। मेरी बात सुनो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक लाइन है L और ये आपकी एक्सिस है, मैं अलग से एक बार डायग्राम बनाता हूं। ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही आपकी लाइन, और इस लाइन को मैंने किससे दिखा दिया, कैपिटल L से, दिस इज द लाइन L। ठीक है, ध्यान देना जरा। अच्छा, ये एरो आपको ये दिखाता है कि लाइन कहां तक चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक। अगर मैं इस लाइन का इतना बड़ा टुकड़ा लूं तो इस छोटे टुकड़े को कहते हैं लाइन सेगमेंट, और अगर मैं इसकी बात ना करूं तो ये है आपकी पूरी की पूरी लाइन। एरो का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक वहां पे भी जा रही है, इन्फिनिटी तक यहां भी जा रही है। अच्छा, आपकी ये लाइन एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो वाला एंगल कितना है, अल्फा। और आप लोगों को पता है सर इसी को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, और इसी का कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको आप किससे दिखाते हैं, एल से। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आप अगर आगे की बात समझें तो आप एक चीज नोटिस करोगे, सर अगर यही आपकी लाइन है, ये आपकी प्लस की एक्सिस है, तो ये भी तो एंगल लाइन और एक्सिस के बीच में ही बन रहा है। अगर ये पूरा एंगल पूछूं कितना है तो आप बोलोगे सर ये तो 180 है। अगर ये एंगल अल्फा और पूरा एंगल 180, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो ये भी एंगल हो गया। इसी तरह से पहला एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा, दूसरा एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस बीटा, और तीसरा एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस गामा। ऐसे तो ये भी एंगल हो सकते हैं। अब अगर इनको ही आप डायरेक्शन एंगल बोलोगे तो इनका डायरेक्शन कोसाइन कॉस क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस कॉस अल्फा। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो माइनस कॉस बीटा, इसकी बात करें तो माइनस कॉस गामा। ऐसे तो एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, एक प्लस में और दूसरा कौन सा, माइनस में। एक ही लाइन के सिर्फ एक ही डायरेक्शन को साइन रहे, इसलिए ना हम लोगों को थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये होगा कि अब हम ना लाइन को डायरेक्शन देने जा रहे हैं, और जैसे ही आप लाइन को डायरेक्शन दे देंगे अब लाइन के सिर्फ एक ही डायरेक्शन को साइन रह जाएंगे, और जैसे ही मुझे लाइन को डायरेक्शन देना होगा तो मैं लाइन के ऊपर ना ऐसे करके क्या डाल दूंगा, एरो। अब मैं इसे लाइन ना कहने के बजाय कहूंगा डायरेक्टेड लाइन, मतलब मैंने इसकी क्या ले ली, डायरेक्शन।
अब अगर इसकी डायरेक्शन उधर है तो आप लोगे अल्फा बीटा और गामा, और अगर इसकी डायरेक्शन इधर होती तो आप लेते पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, तब डायरेक्शन कोसाइन की एक ही कोई वैल्यू आती। जैसे आप अगर अपनी किताब में देखें तो यहां पर आपको दिखेगा, सुनना ध्यान से, फ्रॉम चैप्टर 10, पिछला जो चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं, रिकॉल दैट इफ अ डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड समझ गए जिसके ऊपर हमने डायरेक्शन बना दी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, इन्हीं एंगल्स को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। देन द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स नेमली cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन। आगे देखो क्या लिखा है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, अगर मैं एल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, आगे के बजाय कहां ले लूं, पीछे की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर लिखा होगा देन द डायरेक्शन एंगल रिप्लेस्ड बाय देयर सप्लीमेंट्स, तब डायरेक्शन एंगल हो जाएंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। दस द साइन ऑफ डायरेक्शन को साइन आर रिवर्स्ड। आपने देखा ये प्लस के थे और वो वाले क्या हो गए थे, माइनस के। तो इन्होंने फिर अगले पेज पर क्या मेंशन करके बताया यहां पर, नोट दैट अ गिवन लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इनटू टू अपोजिट डायरेक्शन। आप एक लाइन को स्पेस में दो अपोजिट डायरेक्शन बढ़ा सकते हो, एक आगे की तरफ और एक कहां पर, पीछे की तरफ। एंड सो इट हैज सेट टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, इसलिए इसके कितने सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हुए, दो। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अगर आप चाहते हैं एक ही डायरेक्शन कोसाइन आए फॉर अ गिवन लाइन, एक लाइन के लिए एक स्पेस के अंदर, वी मस्ट टेक द गिवन लाइन एज अ डायरेक्टेड लाइन, हमें उस लाइन को क्या मानना पड़ेगा, डायरेक्टेड लाइन। दीज यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय एल, अगला वाला एम और तीसरा वाला किससे दिखाएंगे, एन से। तो इसलिए अब से जब भी सवाल होगा तो आप एक डायरेक्टेड लाइन लेंगे और अल्फा बीटा गामा की मदद से cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालेंगे, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? तो आप एक काम कीजिए, अब ना इसे नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से, और ये वाली चीज को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, और अब आप इसे थोड़ा सिस्टमैटिकली नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और डायग्राम भी बना लीजिए। ये लो, कर लो इसे अब आप। लिख लिया आप तक? चलिए, अगर आप लोग ये चीजें लिख चुके हैं और आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो चलो अब ना हम एक सवाल करना शुरू करते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, अब सुनना, देखना जरा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी किताब में ही गिवन है। ये है, देखो मैं ना आपको हर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे उसका। अब यहां से सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ये रहा। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, पहला 90, 60 एंड 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। आप जानते हैं एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसे अल्फा से दिखा देते हैं, तो ये रहा कॉस, सॉरी अल्फा,
उसके बाद दूसरा एंगल है बीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री, तीसरा एंगल है गामा इज इक्वल टू में 30 डिग्री। अब आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो आप जानते हैं एल इज इक्वल टू में कॉस अल्फा, कॉस ये रहा, अल्फा इज 90 और कॉस 90 0, तो आपको एल कितना पता चल गया 0। ऐसे ही आपको निकालना है एम, एम किसके बराबर होता है कॉस बीटा, कॉस की जगह कॉस, व्हाट इज योर बीटा 60 डिग्री और कॉस 60 इज हाफ, तो आपको एम पता चल गया कितना है हाफ। ऐसे ही आपको निकालना है एन, तो आप इसे लिखेंगे एन बराबर में दिस इज कॉस गामा, तो कॉस की जगह कॉस एंड गामा इज 30 एंड कॉस 30 इज √3/2, तो m इज इक्वल टू में √3/2 और इस तरह से n, दिस इज n, तो ये n होगा, n इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, जो लाइन आपको दी गई है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट में पहला लिखेंगे 0 और दूसरा लिख दीजिए 1/2 और तीसरा लिख दीजिए √3/2, तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने इसको? अच्छा, ऐसा सवाल अगर आपको मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हो। आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है, आपको गामा पता है, आप रखिए, आपको एल एम एन तीनों चीजें मिल जाएंगी। हो जाएगा सभी से ना? हो गया यहां तक सबको क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पर। अच्छा, एक बार जरा आप एक्सरसाइज पर आइए और यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल क्या लिखा है, आप एक बार देखिएगा। सवाल में लिखा है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल्स 90 डिग्री 135 एंड 45 विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो भाई आप अपने आप कर सकते हैं, कर लोगे, अल्फा बीटा गामा तीनों पता ही। चलो अब हम ना इसी लॉजिक पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये ना एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए किसी लाइन का, तो आप यही बोलोगे सर आप ये बता दो वो लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई के साथ कितना बना रही है और जेड के साथ कितना बना रही है, तो आप आराम से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। लेकिन सोचिए जरा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये खुद भी तो लाइन से, इनके भी कुछ ना कुछ क्या होते होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए सवाल में दिया गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले ना हम इन एक्सिस को ही ड्रॉ कर लेते हैं और एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। सपोज कर लीजिए ये रही आपके पास आपकी एक एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये रही आपकी एक्स एक्सिस। ऐसे ही मैं एक दूसरी एक्सिस बना देता हूं, दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये रही आपके पास दूसरी वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस, और यहां पर एक और एक्सिस बना देते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस। इसे मैंने लिख दिया एक्स, इसे मैंने लिखा वाई और इसे मैंने लिख दिया जेड। अब मान लो मुझे ना डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तीनों की तीनों एक्सिस की, और वो हम कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं एक्स की, फिर निकालते हैं वाई की और फिर निकालते हैं जेड की। तो यहां पर लिख देता हूं नंबर 1, दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस। हम सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस के लिए अल्फा कितना होगा, एक्स एक्सिस के लिए बीटा कितना होगा और एक्स के लिए गामा कितना होगा, तो अब हम ये तीनों समझते हैं। सुनना ध्यान से, मुझे बताओ आपकी जो लाइन है वो खुद कौन है, एक्स एक्सिस, और आपको इसके डायरेक्शन को साइन निकालने, तो पता करना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई के साथ कितना बना रही है और जेड के साथ। कोई बताएगा एक्स एक्सिस खुद एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, तो आप बोलोगे सर अल्फा 0। अच्छा, वाई के साथ 90 और जेड के साथ 90, तो ये चीज आ गई। अब आपको पता है L बराबर होता है कॉस अल्फा, अल्फा 0 है तो कॉस 0 कितना हो गया 1।
m बराबर में होता है cos बीटा, बीटा कितना है 90 और cos 90 कितना हो गया 0, और n बराबर होता है cos गामा, तो cos 90 और 90 इज अगेन 0। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी x एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है वो है 1 0 एंड दिस इज 0। अब ये x एक्सिस के बाद दूसरी एक और एक्सिस लेते हैं, नंबर 2, इस बार लेते हैं कौन सी, y एक्सिस के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज फॉर y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस की बात करें तो उसका भी अल्फा, फिर आपको उसका भी बीटा चाहिए और उसका भी गामा। कोई बताएगा y एक्सिस x के साथ कितना एंगल बना रही है 90, और y के साथ 0 और z के साथ 90। तो ऐसे में अगर मैं बोलूँ इसका भी डायरेक्शन कोसाइन, तो आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बट अल्फा इज 90 एंड कॉस 90 इज 0। m इज इक्वल टू में cos बीटा, बट बीटा इज 0 एंड cos 0 इज 1, और n इज इक्वल टू में cos गामा, बट गामा इज 90 एंड cos 90 इज 0। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन आ गया 0 1 और फिर से कितना आ गया 0। इसी तरीके से लास्ट आपके पास कौन आता है z। तो अब हम z की बात करते हैं, तो मैं इस जगह पर लिख देता हूं दिस इज फॉर z एक्सिस। अगर मुझे z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उसके लिए भी अल्फा चाहिए, उसका भी बीटा चाहिए और उसका भी गामा। तो आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द अल्फा फॉर z एक्सिस 90 डिग्री, व्हाट इज बीटा 90 एंड व्हाट इज गामा 0। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा यानी कि cos 90 विच इज 0, m इज इक्वल टू कॉस बीटा विच इज 90, तो आंसर 0, और n इज इक्वल टू कॉस गामा, और गामा इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो आपका डायरेक्शन को साइन आ गया 0, 0, 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 4th। अब आप इसे नोट कर लीजिए और देखो भाई ये एक बड़ा सिंपल है, याद रखना। देखो ध्यान से कैसे, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन में खाली x1 होगा, y और z 0। y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन में y1 होगा और बाकी दोनों 0, और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन में z1 होगा और बाकी x और y दोनों 0। इससे आपको डायरेक्टली याद भी रहेगा। क्या क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो इसमें दिख रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी एक सवाल और दिखाता हूँ, उसमें नहीं दिखेगा आपको। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक एंगल है 90, एक है 135, एक है 45, नहीं आ रहा 180। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर एक लाइन पे लीनियर पेयर जो होते हैं ना, वो उनका सम 180 होता है ना। ये तो 3D में है, कितना भी सम हो सकता है इनका। देख लिया आप लोगों ने, बात समझ में आ गई। अब अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो अब आपके लिए बड़ा सिंपल है कि सर एंगल पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चले आगे की तरफ। नेक्स्ट, अब एक और सवाल देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा। ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट इजी है, आप लोग खुद करेंगे। सेकंड भी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा ज़रा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि तीनों एक्सिस के साथ एंगल कैसे बना रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर साफ साफ दे रखा है। अच्छा, सवाल में लिखा है तीनों एंगल इक्वल है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अच्छा, अगर इसमें मैं कॉस लगा दूं तो आप बोलोगे सर कॉस अल्फा बराबर में आ जाएगा कॉस बीटा और फिर बराबर में आ जाएगा दिस इज कॉस गामा, ये चीज। अब आपको पता है कॉस अल्फा क्या है एल और ये क्या है एम और कॉस गामा क्या है एन। इट मीन्स कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके अलावा एज जैसा कि हम जानते हैं कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर कितना होता है 1, याद है आप लोगों को। और आप एल एम एन देखना तीनों इक्वल है, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, एम को भी लिखेंगे एल स्क्वायर, एन को भी लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू में 1, यानी कि आप लिख सकते हैं 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स योर एल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/3 और यहाँ से एल आ जाएगा 1/√3 प्लस बी और साथ में माइनस बी, और एल एम एन तीनों ही बराबर है। इट मीन्स एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू में प्लस माइनस 1/√3 और आप इसी को कहेंगे कि दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको। लिख लिया यहाँ तक सब ने। अब एक सवाल लिखिए सब लोग, लिखना शुरू कीजिए सभी लोग। ए लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis and y-axis respectively, and y-axis respectively, full stop. What acute angle does it make with the z-axis? What acute angle does it make with the z-axis? यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो भाई, एक लाइन जो है वो x के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, y के साथ 45, आपको बताना है z के साथ कितना एंगल बनेगा। तो आपको पता है लाइन x के साथ जो एंगल बनाएगी वो अल्फा विच इज 60, y के साथ जो एंगल बनाएगी वो है बीटा जो कि आपके पास कितना है 45 डिग्री, और z के साथ जो एंगल बनाएगी वो है गामा, और आपको यही निकालना है। और याद रखना एक्यूट मतलब आपको वो एंगल चाहिए जो 90 डिग्री से कैसा हो, कम हो। तो अब हम इसकी बात करते हैं ज़रा। तो आप लोगों को ये तो पता है सभी को कि l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इनका सम क्या होता है 1। आप l को लिखेंगे तो व्हाट इज दिस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस में आप इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू 1। कॉस की जगह कॉस स्क्वायर एज इट इज, अल्फा आपके पास कितना है 60 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास कितना है 45 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर गामा आपको निकालना है इक्वल टू में 1 एज इट इज रहने दीजिए। अब आप इसे लिखेंगे कॉस 60 वो है 1/2, तो ये रहा 1/2 का स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर गामा जैसा है उसे वैसे ही रहने दो और इक्वल टू में रहेगा 1। इसके नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस स्क्वायर गामा की जगह कॉस स्क्वायर गामा और इक्वल टू में 1। अगले स्टेप में जब आप आते हैं तो आप इसमें से कॉस स्क्वायर ऑफ गामा को निकाल लीजिए, 1 की जगह 1, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो -1/4 और माइनस में 1/2,
और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/4। तो ये रहा आपके पास कॉस स्क्वायर गामा इज 1/4, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2। प्लस और माइनस दोनों लगने चाहिए, लेकिन हमें वो एंगल चाहिए जो 90 से छोटा, और अगर ये एंगल 90 से छोटा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस गामा अगर हाफ है, इट मीन्स योर गामा इज 60 डिग्री। तो ये रहा आपके पास एंगल। हाँ, ये लिख लिया सभी लोगों ने इसको? क्लियर एकदम ना? अब एक सवाल और लिखिए जरा। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा with the coordinate axis, with the coordinate axis, then find, अब बोर्ड पर देखिए सबसे पहला सवाल आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये पहला सवाल है। और जो दूसरा सवाल है, दिस क्वेश्चन इज कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, हमें ये निकालना है। चलिए अब देखते हैं ज़रा एक एक करके कैसे ये सवाल होगा। सबसे पहला सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में दिस इज साइन स्क्वायर बीटा और फिर प्लस में यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ गामा। हम इसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला जो साइन स्क्वायर बीटा इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और गामा के लिए आप लिखेंगे 1 माइनस में दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ गामा। तो मैंने इस तरह से इनको लिख दिया। अब आप 1 + 1 + 1 इन्हें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, तीनों में ही माइनस है तो मैंने माइनस को ले लिया कॉमन, आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा,
फिर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ गामा एज इट इज। तो 3 की जगह 3 और इन तीनों का सम कितना होगा 1 और 3 माइनस 1 इज 2। सबको पता है ना भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। तो मेरा आंसर आ गया। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैंने इसको चेंज कर लूँ कॉस की फॉर्म में, क्योंकि जैसे ही कॉस की फॉर्म में आएगा इसका सम हम जानते हैं कितना होता है 1। अब जैसे मैंने फर्स्ट वाले को किया सेम वैसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका पार्ट नंबर सेकंड। अब आपको निकालनी है वैल्यू cos 2 अल्फा की, फिर प्लस में आ जाएगा cos 2 बीटा और फिर प्लस में आ जाएगा दिस इज cos 2 गामा। आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला याद दिला दूं, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, किसी को याद है क्या होता है? यस, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये रहा अल्फा माइनस 1। दूसरे वाले को आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर दिस इज बीटा माइनस 1 और फिर तीसरे के लिए 2 cos स्क्वायर दिस इज गामा माइनस 1। अच्छा, इसमें तीनों में 2 कॉमन, आपके पास बचेगा क्या cos स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर गामा और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 और ये 1 और ये 1 तीनों 1 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा -3। 2 की जगह 2 और इसका सम हम जानते कितना है 1 माइनस में 3, तो आपका आंसर आएगा 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, लिख लीजिए अब आप इसको। हो गया तक सबको क्लियर? कर लेंगे आप ऐसे सवाल? ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक और सवाल लिखिए जरा, एक क्वेश्चन। फॉर अ लाइन in a space, for a line in space, L is equal to 1 by root 2, M equal to 1 by 2, find N। L दे रखा है, M दे रखा है और क्या निकालना है? N निकालना है। तो यही आपका क्वेश्चन है। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। सुनो ध्यान से। यहाँ पर एज जैसा कि आप जानते हैं कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर कितना है 1। L कितना है 1 बाई रूट 2, तो लिखेंगे 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। M कितना है 1 बाई 2, इसका भी स्क्वायर। N हमें निकालना है N का स्क्वायर इक्वल टू में 1 एज इट इज। अगले स्टेप में आप इसे लिखेंगे 1 बाई 2, प्लस में आ जाएगा 1 बाई 4 और प्लस में लिखेंगे n स्क्वायर इक्वल टू में 1, यानी कि n का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4। तो n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर एज इट इज। 1 में से 1 बाई 2 क्या तो बचा 1 बाई 2। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 इज 1 बाई 4 और n स्क्वायर अगर 1 बाई 4 है इट मीन्स n इज 1 बाई 2, वो भी प्लस का और माइनस का। तो लो जी आपको n पता चल गया।
लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर है सभी के लिए ना? तो अब इस तरह से आपको एल एम एन तीनों में से कोई दो पता है तो तीसरा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लेंगे ना सब लोग? चलो अब एक और सवाल देखना जरा, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, चेक वेदर 1/4 comma 1/7 and 1/6 are the direction cosine of a line or not? Are the direction cosine of a line or not? देखो भाई, क्या बोला मैंने? 1/4, 1/7 और 1/6 कि ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं? अब सुनना, करना आपको खुद है। आप L मान लो, एक को M मान लो और एक को क्या मान लो? N। अगर ये सच में डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या आना चाहिए? 1। आप इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो और इन्हें जोड़ दो। अगर ये 1 आ गया तो बोलोगे हाँ भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर ये 1 नहीं आया तो ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये गलत है। बात समझ रहे हैं? एक चीज़, अच्छा मान लो अगर मैं आपसे बोल दूँ L बराबर √2, यहाँ पर लिख देता हूँ M बराबर में √3 और यहाँ लिख देता हूँ N बराबर में 0, और मैं बोलूँ क्या ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? कैसे करोगे? स्क्वायर करके सबको जोड़ दोगे। अगर 1 आ गया तो बोल देना हाँ ये डायरेक्शन कोसाइन ठीक है, नहीं आया तो ये डायरेक्शन कोसाइन 1 नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.73। और आप जानते हैं LMN किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। जानते हैं कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? हमेशा कॉस 1 या 1 से क्या होगा? छोटा। यहाँ पर आपका L ही 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, आपको स्क्वायर करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपका L क्या हो गया? गलत। भाई जब यही टर्म क्या है? 1 से बड़ी, आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भी 1 से बड़ा आ ही जाएगा, पता तो आपको तब भी पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी इनसे ही दिख रहा है कि यार यही 1 से बड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब इनमें सारे 1 से छोटे थे। अब इनका स्क्वायर करो और चेक करो, अगर सम 1 आया तो ये करेक्ट है और 1 नहीं आया तो ये करेक्ट नहीं माने जाएंगे। कर लेंगे आप खुद ही इसको, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब हम अपने ना वापस नेक्स्ट बुक के टॉपिक पर आते हैं। मुझे इससे रिलेटेड जो बातें बतानी थी एक्स्ट्रा थे जो हमारे पेपर में आते। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर किताब के अंदर। तो हमने ना कुछ सवाल कर लिए, अब हम आ रहे हैं एक और टॉपिक के अंदर। ये रहा अगला टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो आप ना जब अपनी किताब में देखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है। मैंने आपको वेक्टर पढ़ा है, मैं उसी की मदद से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। इस बार आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, लेकिन अब की बार आपको अल्फा बीटा गामा नहीं दिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि ये लाइन ना 2 पॉइंटों से क्या कर रही है? पास। अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो मान लीजिए आप लोगों के पास ये रही आपकी एक लाइन, और ये लाइन ना 2 पॉइंटों से पास कर रही है। सपोज कर लीजिए पहला पॉइंट P और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो Q, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, फिर कॉमा y1, फिर कॉमा z1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, कॉमा y2 और फिर कॉमा में z2। ऐसे लिख दिया मैंने। अब ना मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है। एक काम करते हैं, P से Q तक की लाइन को मिला देते हैं और इनको मिला करके ना एक वेक्टर बना लेते हैं, और इस वेक्टर का नाम ही क्या रख देते हैं? दैट इज PQ वेक्टर। मेरी बात को गौर से सुनना। देखो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं इस तरह से, और ये वाला एंगल कितना बन जाए? अल्फा, तो आप इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखोगे? कॉस अल्फा। अच्छा ये लाइन को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो कोई बताएगा ये एंगल कितना बनेगा? अल्फा। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये वेक्टर भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना एंगल कौन बना रही है? वाली लाइन। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन लाइन का वही डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का। तो क्यों ना लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के लिए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दे। और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन तो हमने पिछले चैप्टर में निकालना सीख रखा है। तो हमने एक काम किया, पहले ना यहाँ से PQ वेक्टर को निकाला, और PQ वेक्टर निकालना बहुत आसान है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। तो आप इसे लिख सकते हैं x2 माइनस में x1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? i कैप, प्लस में आप इसे लिखेंगे y2 माइनस y1, और यहाँ पर आप लिखेंगे j कैप, और फिर आप लिखेंगे z2 माइनस z1, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? k कैप।
आपको याद होगा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो यूनिट वेक्टर से निकालते थे। यूनिट वेक्टर में आई जे के के साथ जो नंबर होते थे उन्हीं को क्या बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने सोचा पहले यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पर पी क्यू वेक्टर को लिखा, तो पी क्यू वेक्टर कौन है, x2 माइनस x1 और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और इसके साथ में आ जाएगा j कैप, और तीसरा वाला आ जाएगा z2 माइनस z1 और इसके साथ में क्या आ जाएगा k कैप। और नीचे pq है, एक काम करते हैं सबके नीचे अलग अलग कर लेते हैं, pq मैग्नीट्यूड लिखो या सिंपली क्या लिख दो pq, और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं pq। अब आप बोलोगे सर ये लो मेरा यूनिट वेक्टर आ तो गया, और यूनिट वेक्टर में i के साथ जो होता है ये है l, ये वाला क्या है m और ये वाला क्या है n, और इस तरह से आप lmn लिख पाओगे। इट मीन्स की डायरेक्शन कोसाइन आ गया l बराबर में x2 माइनस x1 अपॉन में आ जाएगा pq, m बराबर में फिर से आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आ जाएगा दैट इज pq, और n बराबर में भी आ जाएगा दिस इज z2 माइनस z1 अपॉन में pq। इस तरह से आपको l मिल गया, m मिल गया और n मिल गया। आप चाहें तो अपनी किताब में यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर आपको ये दिखेगा cos अल्फा x2 माइनस x1 अपॉन pq, यही cos अल्फा क्या है l, और ये क्या है m, और ये वाला क्या हो गया n। तो बस मेरा तरीका इनसे थोड़ा अलग है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा। कर लेंगे आप लोग, आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने इसको? तो मेरे हिसाब से तो यार आपको किसी कोई फॉर्मूले की तरह याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इसमें कैलकुलेशन करके इस जो भी निकाला इस रिजल्ट को, आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक वेक्टर लिखता हूँ a और बराबर में लिख दूँ 4i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 9k कैप, तो आप जानते हैं ना ये जो नंबर्स हैं 4, 6 और 9 इन्हें डायरेक्शन रेशियो कहा जाता था। इन्हीं को तो बोलते थे क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। और यही बात एनसीईआरटी ने इस टॉपिक के बाद लिखी है ब्लू कलर के एक बॉक्स के अंदर नोट में, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट p एंड q, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसे क्या लिखा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अच्छा जरूरी थोड़ी ना कोई बंदा पी क्यू को मिला के पी क्यू ही वेक्टर बनाए, कोई उल्टा भी तो बना सकता है क्यूपी वेक्टर, और किसी ने क्यूपी ले लिया तो डायरेक्शन को रेशियो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब जिस तरह से हमने ये काम किया सेम यही चीज़ हम सवालों में करने वाले, और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। इस थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिखा है आप देखिए जरा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे, आप जरा बात सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स किसी एक पॉइंट P और Q के हैं, तो सपोज कर लो एक पॉइंट P ये रहा -2, 4 एंड -5,
दूसरा एक पॉइंट आपके पास है Q, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। आप इस P से Q को मिला दीजिए तो आपका एक वेक्टर कौन सा बन गया, PQ, और आप इसे मान लीजिए PQ वेक्टर, और यही आपके लाइन के ऊपर होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, लाइन के ऊपर होगा। और आपको अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो आपको पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के लिए आप लिखेंगे PQ वेक्टर और नीचे लिखेंगे इसी PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं PQ वेक्टर निकालूं डायरेक्टली तो आप इसके लिए पहले PQ वेक्टर को कैलकुलेट ही कर लो, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो दिस PQ वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3i कैप, 2 माइनस 4 दिस इज माइनस 2j कैप, उसके बाद 3 माइनस 5 तो 3 प्लस 5 इज दिस इज 8k कैप, तो आप इसे लिख सकते हैं 8k कैप। अगले स्टेप में PQ वेक्टर ये रहा, आप लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 77। तो एक काम करते हैं, सबके नीचे अलग अलग लिख देते हैं। 3/√77 दिस इज i कैप, माइनस 2/√77 एंड दिस इज j कैप, और प्लस में 8/√77 एंड दिस इज k कैप। तो इस तरह से मैंने PQ वेक्टर तो निकाल लिया। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो ये तीनों नंबर ही डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप चाहें तो लिख दें L इज इक्वल टू में 3/√77 दिस इज योर L। m निकालना है तो m इज इक्वल टू में -2/√77 दिस इज योर m, और फिर n लिखेंगे तो n इज इक्वल टू में 8/√77 एंड दिस इज n। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। कर लेंगे सब लोग ना, तो आप इसे लिख लीजिए, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। लिख लिया तक सबने, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये वाला एक सवाल आप देख सकते हैं जिससे आप घर पे खुद ही कर लेंगे आराम से, तो अगर आप कर लोगे तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा इस क्वेश्चन को। सवाल ये रहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो भाई सुनना, मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका एक वर्टिसेस A, दूसरा वाला B और तीसरा वाला कौन सा है C। तो आपको तीनों वर्टिसेस पता है, आप AB वेक्टर निकाल सकते हो, फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना, फिर BC वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और फिर AC वेक्टर का, और इस तरह से तीनों के डायरेक्शन कोसाइन आपको बताने। तो ये 5वां क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। relation between direction cosine and direction ratio of a line। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मान लो आपके पास इस तरह की कोई एक लाइन है, मुझे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए। इस रिलेशन से फायदा क्या होगा, अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन को आराम से आप कैलकुलेट कर पाओगे। सपोज कर लीजिए एक लाइन है और लाइन का नाम क्या रख दिया मैंने L, और ना मैंने इस लाइन की, सुनना ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अपनी मर्जी से कोई एक वेक्टर ले लिया जो इसी के पैरेलल है और उस वेक्टर का नाम क्या रख दिया P। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के होंगे वही सेम डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर के होंगे, उसी डायरेक्शन में ले रखा है मैंने। अगर डायरेक्टेड लाइन है और दोनों की डायरेक्शन कैसी ले रखी है, एकदम सेम। अच्छा, जरूरी यही वेक्टर लो, कोई बच्चा चाहे तो ये वेक्टर ले सकता है,
कोई चाहे तो इसके ऊपर का वेक्टर ले सकता है, कोई चाहे तो यहाँ एक वेक्टर ले ले, यहाँ एक वेक्टर ले, कहीं पर भी बस लाइन के कैसा होना चाहिए, पैरेलल, और लाइन की ही डायरेक्शन में आप ले लो, तो सबके डायरेक्शन कोसाइन कैसे होंगे, बिल्कुल सेम। अब ना मैंने एक काम किया, इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लिया और मान लीजिए जो ये वेक्टर लिया है वो वेक्टर का नाम रख देते हैं p। तो सपोज कर लेते हैं ये रहा आपका वो वेक्टर और इस वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया p से, तो इस तरीके से इसको लिख दिया p। अच्छा, जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा। सपोज कर लेते हैं मैंने ना p इज इक्वल टू में लिख दिया दिस इज a i कैप, प्लस में आप इसे लिख दीजिए b j कैप, और प्लस में लिख दिया c k कैप। मान लिया ये वेक्टर है और a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। समझ रहे हैं सब लोग ना। अब ना आप लोगों को इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अभी तो सिखाया और पहले भी पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। निकालते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो p कैप बराबर में आप लिखोगे p वेक्टर बटे में आ जाएगा p का मैग्नीट्यूड। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं p वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो आप इसे लिखेंगे a i कैप, प्लस में लिख दीजिए b j कैप और प्लस में लिख दीजिए c k कैप और बटे में p का मैग्नीट्यूड। और सबको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। तो p यूनिट वेक्टर है, एज इट इज रहने दो, a के नीचे इसको अलग कर देते तो ये रहा a अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और उसके साथ में क्या आ जाएगा i कैप। दूसरे वाले को लिखोगे तो आप इसे लिखोगे b अपॉन में दिस इज अगेन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड दिस इज j कैप। और तीसरे वाले को लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे c अपॉन में दिस इज अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और इसके साथ में क्या आ जाएगा, k कैप। तो i j k, और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के साथ ये जो है वो क्या है, l, और दूसरा वाला m और तीसरा वाला n। तो यहाँ से मुझे l पता लग गया, l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा है m इज इक्वल टू में b अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसे n बोलते हैं तो n इज इक्वल टू में आ गया c अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को याद रखो। मुझे लगता है आपको वेक्टर पता है तो सीधा यूनिट वेक्टर निकालो और उसी से क्या निकाल दो, एल एम एन। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ दे रखा है तो मुझे आपको ये सारी चीजें पढ़ानी है। बात समझ गए सब लोग। जब आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से किया है और ये निकाल रखा है एल, फिर एम और फिर क्या, एन। और याद रख लो ये प्लस और माइनस ले रखा है, लेकिन जैसे आप डायरेक्टेड लाइन लोगे तो या तो ये एल एम एन आपके या तो सिर्फ प्लस के लेने पड़ेंगे या फिर कैसे, माइनस के। जब आप अपनी किताब में सबसे पीछे की तरफ एक्सरसाइज के कंप्लीट होने पर, मिसलेनियस हो जाने के बाद आप समरी देखेंगे तो इस समरी में आपको दिखेगा इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, देन एल इज दिस, एम इज दिस, एन इज दिस, और यहाँ कोई प्लस और माइनस मौजूद नहीं है। बात समझ गए सब लोग। आप पहले इसे अब लिख लीजिए।
हाँ जी, लिख चुके सब लोग इसको? अब आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो असर्शन और रीजनिंग में दिख सकती है आप लोगों को, ठीक है? ध्यान से सुनना, क्या है वो बात, फिर मैं आपको उसे लिखवा भी दूंगा। फिर 2 क्वेश्चन हैं, फिर बाकी हम अगली क्लास में, फिर आपका ये एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब गौर से सुनना, क्या क्या चीज़ें हैं आपको समझाता हूँ, सुनो। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये ए बी सी, इन्हीं को तो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो ना इस लाइन के भी है, इस वेक्टर के भी है, दोनों में से आप किसी के बोलते हो, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। आपको क्या लगता है इसके पैरेलल खाली आप एक ही वेक्टर ढूंढ सकते हो, कितने वेक्टर बन सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर मान लो किसी ने P माना है, कोई Q मान ले, कोई R मान ले, कोई X मान ले, कोई T मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। और अगर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे इसका मतलब बहुत सारे क्या हो सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब किसी भी लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये चीज़ ना असर्शन और रीजनिंग में पूछी जा सकती है। इवन मैंने खुद अपने टेस्ट में ये चीज़ डाली थी सवाल के अंदर, तो जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये ना लिखा हुआ दिखेगा, देखिए, फॉर एनी लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। अभी आपको ये बात लिखवाऊंगा, अभी आप नोट कर लेना। अब एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, दूसरी बात गौर से सुनना भाई, इसे भी मुझे लिखवाना है। अच्छा, अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a बराबर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? l, ठीक है ना? ऐसे ही तो होगा। और ये जो है आपके पास m, तो m बराबर b, तो आप यहाँ से लिखेंगे b इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और उसके साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा? m। और ऐसे इसकी बात करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और उसके साथ में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? m, ठीक है? अच्छा देखना, ये टर्म तीनों में कैसी है? बिल्कुल सेम। तो अगर मैं इस टर्म को कुछ मान लूँ, चलो मैंने लैम्डा मान लिया, तो a बराबर में क्या आ जाएगा? लैम्डा l, b बराबर में क्या आ जाएगा? लैम्डा m, और c बराबर में क्या आ जाएगा? लैम्डा n, और यहाँ पर लैम्डा इसको बोलेंगे। तो इसी को कहते हैं कि a जो है ना वो l के प्रोपोर्शनल है, b जो है वो m के प्रोपोर्शनल है, और c जो है वो n के क्या है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें ना ये सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब अगर l 1 है, मान लो समझाने के लिए, m 2 है, वैसे 2 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, और n कितना है? 3, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 4 है तो c कितना होगा? 3 का 4 टाइम्स, b कितना होगा? 2 का 4 टाइम्स, और a कितना होगा? 1 का 4 टाइम्स। ये समझाने के लिए, इसी को कहते हैं कि सब के सब ना एल एम एन के प्रोपोर्शनल है। कौन? ए बी सी। और यही बात ना यहाँ पर लिखी हुई आपको दिख जाएगी, ये लिखी, कहा जाता है कि डायरेक्शन रेशियो ऐसे 3 नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। एनी 3 numbers which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratios of the line. फिर ये लिखा है if L M N are the direction cosine and A B C are the direction ratio of a line, then A बराबर lambda L, B बराबर lambda M and C बराबर lambda N। और यही चीज़ मैंने आपके सामने लिखी हुई है। कर लेंगे आप सब लोग इसे? आप एक काम कीजिए, इसके आगे इसे भी लिख लीजिए। लैम्डा ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के रूट को बना हुआ है। हाँ, मैंने गलती से l लिख दिया उसको, सॉरी। लैम्डा। अब आप नीचे ये 2 बातें नोट कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। लिखो। लिखिए, any 3 numbers which are proportional to the direction cosine of a line any 3 numbers which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratio of the line.
ब्रैकेट में लिख लीजिए A कॉमा B कॉमा C, यही तीनों डायरेक्शन रेशियोज हैं। और किसी भी लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लिख लीजिए अगली लाइन में, फॉर एनी लाइन there are infinitely many sets, there are infinitely many sets of direction ratios, there are infinitely many sets of direction ratios, of direction ratios। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अब भाई आपका ये पूरा लॉजिक खत्म, एक छोटा सा सवाल है दो, वो हम फटाफट फिनिश करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स में आपका एक सवाल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिखेगा, आप इसे घर पे खुद कर लीजिएगा एक्सरसाइज वाला, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए ज़रा क्या है सवाल, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और जो सीखा है उसी पे बेस्ड है। देखो सवाल में हमें कहा गया है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, -2 डिटर्मिन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तुम्हारे पास दो तरीके, पहला तरीका ये A, ये B, ये C मान लो और इनके अंदर रख दो, LMN निकल जाएंगे। या फिर आप ये सब याद नहीं रखना चाहते तो सिंपली आपको अपना एक वेक्टर मानना पड़ेगा जो लाइन के पैरेलल हो, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो आप लिखोगे 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी, क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के लिए p वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसे लिखेंगे 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और नीचे की तरफ अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 9 का रूट क्या होगा? 3। तो सबके नीचे 3 अलग अलग डाल दो, 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप, और ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। और सबको पता है ये L, ये M और ये वाला क्या हो जाएगा? N। तो आप यहां से लिख सकते हो L बराबर में 2/3, M बराबर में माइनस का 1/3 और M बराबर में माइनस 2/3। तो ये रहा आपके पास आपका डायरेक्शन कोसाइन। सबको ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट चैप्टर में हमने एक सवाल किया था ना कोलिनियर प्रूफ करने का, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पर। तो अब आप जरा देखना, इस चैप्टर में जब ये सवाल लिखा है ना, ये देखिए ये रहा एक एग्जाम्पल, शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। अच्छा इस सवाल को देख के कहीं से लग रहा है कि ये वेक्टर का है या फिर 3D का है? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा ऐसा भी नहीं कि 3D है तो कुछ अलग तरीके से होगा, तरीका वही रहेगा बिल्कुल सेम जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा हम ऐसे में ना AB पहले एक वेक्टर निकालते हैं, कौन सा? AB वेक्टर। अगर मैं AB वेक्टर निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 2 कितना आ जाएगा? माइनस i कैप, -2 - 3 ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5j कैप, और 3 - -4 तो ये हो जाएगा प्लस का 7k कैप। तो एक वेक्टर ये आ गया AB। AB के बाद दूसरा वेक्टर कौन सा निकाल देते हैं? BC। तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 - 1 ये कितना आ जाएगा? दैट इज 2i कैप। उसके बाद 8 - -2 5 + 2 दैट इज 10j कैप। उसके बाद 11 - 3 तो माइनस का 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? k कैप। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, और देखना 2 भी कौन सा? माइनस का। जब मैं -2 कॉमन लूंगा क्या बचेगा? -i कैप, माइनस का 5j कैप, और प्लस का 7 एंड दिस इज k कैप। ऐसा मैंने किया ही क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गई? सेम। आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? AB वेक्टर। तो अब आपको ये पता लगेगा कि और BC वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। और जब भी ऐसा होगा इससे हमें ये पता लगता है कि BC वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर, और अगर ये पैरेलल हैं तो दिस इंप्लाइज दैट A, B एंड C ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आर
कॉलिनियर, और इस तरीके का एक सवाल एक्सरसाइज में भी है जिसे आप घर पे खुद करेंगे। कर लोगे भाई? तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश, इतना ही करना था। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अगली क्लास में सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे भाई, ठीक है? चलिए अब आप जा सकते हैं।